मैं सिलाई करके अपना गुजारा बहुत ही मुश्किलों के साथ कर रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी दुकान पर एक आदमी आया और मुझे कहने लगा कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊं और उसकी मोटी बीबी के कपड़े सिलाई कर दूं और इसके बदले में मुझे वो मांगी रकम देगा। लेकिन मैं उसके घर जाना नहीं चाहती थी, परंतु जब बहुत जिद करने लगा तो मैं उसके घर चली गई। और फिर जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा, अचानक उसकी बीबी मेरे सामने आ गई। और फिर मैं जैसे उसका नाप लेने लगी, उसके जिस्म का वह भाग देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। और फिर पिछले 4 महीनों से एक अमीर आदमी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था मैं उसकी पत्नी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वह खूबसूरत लगे। लेकिन मैं सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी और न ही उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाई थी। लेकिन वह आदमी हर हफ्ते लगातार मेरे घर पे आ जाता और अपने सूट सिलाई करने को कहता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से दुबई में रह रही थी और किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। यहाँ सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके लिए मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर में और कोई भी कमाने वाला नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे यह काम करना पड़ा। एक आदमी मेरी दुकान पर हमेशा आ जाता और अपनी बीवी के कपड़े सीने के लिए कहता था। मगर सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले और भी लोग हैं जो कमाल के कपड़े सिलाई करते थे। फिर भी न जाने क्यों वह आदमी मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। और 4 महीने से वह आदमी अपनी पत्नी के कपड़े सिलाई करवाने को मेरे पीछे पड़ा हुआ था। पहले मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती थी। लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 ग्राहक मिलते थे, जिससे घर का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ दुबई में मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर 20 दिन के बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चले गए। मेरे लिए वह दिन जैसे कयामत के दिन थे, जब मैं 7 समुंदर पार दिन रात अपने पति को ढूंढ रही थी, फिर रही थी। मेरा पति खाना लेने चला गया था, पर वह लौट कर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरे दिन पति का इंतजार करती रही। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और न ही मेरे पास पासपोर्ट था। दुख तो इस बात का था कि पति कोई अनजान ही नहीं था, बल्कि मेरे पापा के दोस्त का बेटा हमारे पड़ोसी ही था। मेरे माता पिता इस दुनिया से जाने के बाद आदर्श अंकल ने मुझे पढ़ाया लिखा और मेरे अच्छे से परवरिश भी की। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अंकल मुझे बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे ही करा दी। मेरा पति शादी से पहले दुबई में रहता था, क्योंकि वह वहां पर पढ़ने के लिए गया था और फिर वहीं जॉब भी करने लगा था। आदर्श अंकल ने बड़ी मुश्किल से उसे भारत बुलाया था। अंकल के पास काफी दौलत थी। अंकल ने अपने बेटे से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया और कहने लगा मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी मनपसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। मैं किसी गांव की गवार को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। यह सारी बात मैंने छुपकर सुन ली थी और उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस घर को कहीं दूर चली जाऊं। न मैं यहाँ रहूंगी और न ही अंकल अपने बेटे को मजबूर करेंगे। पर मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। मुझे यहीं रहना था और अंकल के हर फैसले के सामने मुझे झुकना था। दूसरों के सामने खुद को जलील होता देखना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं अंकल को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर अंकल ने ना जाने कैसे अपने बेटे को समझाया। वह मुझसे शादी करने को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई देती थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए वो जगह नहीं थी। जब मैं उसके सामने होती थी तो मेरा दिल करता था मैं उसकी नजरों से दूर हो जाऊं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से एक दिन पहले मैं हिम्मत करके अंकल के कमरे में चली गई। अंकल मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे सब ठीक है ना। तब मैंने अंकल से कहा आप अपने बेटे पर जुल्म ना करें, आप मुझे जबरदस्ती उनके साथ मत बांधो। पर अंकल ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीजों से वह हाथ धो बैठेगा। और तुम्हें परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पक्का इंतजाम किया है, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अंकल की बात सुनकर मैं सर झुकाकर वापस चली गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस ऊपर वालों से प्रार्थना कर रही थी और मैं हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की ही कल्पना कर रही थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बड़ी खूबसूरत लग रही थी और भी शादी अच्छे से हुई। मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कहीं पति मुझे दुत्कार ना दे। लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ मैं हैरान रह गई।
वो कमरे में आया तो मुझे देखकर हैरान हुआ। शायद वह भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल वो मेरे पास बैठा और प्यार से मेरा हाथ चूमकर मुझे कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी में जैसे खुशियां लौट आई है। मैं जैसे जिंदा हो गई। मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसके दिए गए प्यार ने मुझे खास बना दिया था। अगले सुबह मेरे चेहरे पे प्यार वाली खुशी देखकर अंकल भी बहुत खुश हो गए थे और अब सब अच्छा होने लगा था। पति को दुबई वापस जाना था, लेकिन आदर्श अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया था। मेरी हालत का ठिकाना नहीं रहा जब पति ने मुझे भी साथ जाने को कहा। अंकल मुझे नहीं, पर मेरे पति जिद पर आकर कहने लगे, मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी। और फिर मुझे अंकल को मनाना पड़ा और शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई। यहाँ पति ने जब मुझे छोटा सा घर में रखा, मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ आकर वह काफी बिजी हो गए थे। बस सुबह काम पर जाता और रात को ही घर वापस आता। मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता। न जाने क्यों मुझसे बदला बदला सा लगने लगा था। दिन में यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों से गुजर हो रही थी। उसने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलवाया था। और 20 दिन के बाद रविवार के दिन वह नाश्ता लेने गया, वापस लौट कर ही नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाहें उसके इंतजार में खड़ी रही, पर वह न आया। मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी पता न था और न ही मेरे पास कोई काम था। मैं तो पिछले 20 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे, लेकिन पर्स से मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे पति के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पति का सामान भी गायब है, तब मुझे सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मुझे इस अनजान शहर में लाकर ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मेरा उससे कोई रिश्ता नाता ही ना था। अब मैं उस दिन दहाड़ मार मार कर रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पति तो वापस आने वाले नहीं थे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही मेरा पासपोर्ट था कि मैं अपने देश वापस लौट सकूं। घर पूरा इतना खाली खाली लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं इस घर में खो ना जाऊं। वह तो भला हो उस छोटे बच्चों का, इसका फुटबॉल इस घर के आंगन में गिर गया था जहां पर मैं रहती थी। उस दिन तो मैं शायद भूखे ही मर जाती अगर वह बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने के लिए मेरे घर के आंगन में न आता। यह लोग भारत से थे। यह जानकर मेरी सांसों में सांस आई। कोई तो है जो कि मेरे देश का है और वो मेरी बात समझ सकता है। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ उसे अपनी कहानी सुनाई। वह औरत बहुत ही दयालु औरत थी। उसने पहले मुझे खाना खिलाया और फिर अस्थिर से मेरी सारी बातों को सुनी। भूख के कारण मैं बीमार पड़ गई थी और अगर उस बच्चे का फुटबॉल मेरे घर के आंगन में ना गिरता तो कोई मुझे देखने और सुनने वाला भी नहीं था। मैं तो इस घर में गुमनाम मौत मर जाती। इस फैमिली ने मेरी इस मुसीबत की घड़ी में बहुत ही मदद की। उस औरत ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है? मैंने ना में सर हिलाया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी थी। अभी नई नई दुकान खोलने के कारण मुझे ज्यादा काम नहीं मिलते थे। मैं बहुत मुश्किलों के साथ अपना गुजारा कर रही थी। मैं किसी तरह यहाँ पर रह रही थी। मकान मालिक समय से किराया मांगने के लिए चला आता था, लेकिन जब मैं उस टाइम पर किराया नहीं दे पाती तब वह मुझे 4 बातें सुनाकर चला जाता था। मेरा खर्च ज्यादा तो नहीं था, फिर भी कुछ तो खर्च था जिसकी भरपाई भी मैं समय पर नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। और फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, मेरी पत्नी का नाप लेना है, उसको एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वैसे तो किसी घर नहीं जाती थी और सब अपना काम करवाने मेरे पास ही आते थे, पर उस आदमी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसा देने को कहा। तो मैं सोच में पड़ गई, यह आदमी मुझे इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है। मैंने उस आदमी को इंतजार करने को कहा और फौरन अपने पड़ोसन के पास गई, जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे बताया कि वह मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि वह आदमी तो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफी बड़ा बिजनेस है, सभी लोग इसे, तुम इनकार मत करो, चली जाओ उसके घर। उसकी पत्नी का नाम मारिया है, मैं उसे जानती हूँ। और फिर मैं उस आदमी के साथ उसके घर चली आई। उस आदमी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वह बहुत ही अमीर था। पर जैसे मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने कहा था,
उसकी पत्नी मोटी है, पर उसकी पत्नी इतनी मोटी होगी यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत कभी नहीं देखी थी। मैं उसे देखकर इतना घबरा गई कि डर के मारे वहां से मैं भागकर अपने घर चली आई। मैं उस रात सो भी नहीं पाई, क्योंकि नींद में भी मुझे उस औरत का भयानक चेहरा नजर आता था। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हो रही थी कि वह आदमी तो देखने में बहुत ही सुंदर था और अमीर भी था। फिर उसकी पत्नी ऐसी क्यों थी? क्या वह अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था, या फिर उसकी भी मेरी तरह कोई मजबूरी थी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। और फिर पूरे एक हफ्ते तक उस औरत का चेहरा मेरी नजर के सामने घूमता रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे भी अपने दिमाग से निकाल ही दिया। रविवार था और मैं दुकान पर बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी। रविवार के दिन कस्टमर अधिक आते थे, इसलिए मैं आज के दिन में दुकान खोलती थी। अभी मैं कपड़े सिलाई कर ही रही थी कि मैंने देखा वह आदमी मेरी दुकान की तरफ चले आ रहा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गई थी। अब उस आदमी ने मुझे कहना स्टार्ट किया, देखो तुम मेरी पत्नी के कपड़े सिलाई कर दो, क्योंकि वह तुम्हें से सिलाई करवाना चाहती है। लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। उस वक्त वो वहां से चला गया, लेकिन वह हर रविवार को मेरी दुकान पर आता और मुझसे वही बात कहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वह मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें हर हफ्ते मेरी पत्नी का एक सूट सिलाई करना है, और मैं तुम्हें उसके बदले खुद पैसे दूंगा। तुम बस मेरी पत्नी के ही कपड़े सिलाई करो और उससे ही तुम माला माल हो जाओगी। उसकी बातें मेरे लिए फायदेमंद थी, क्योंकि पैसे की जरूरत तो मुझे बहुत ही थी। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ कर दी और उसके साथ फिर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी मेरे पास ज्यादा कोई काम था नहीं, और मैं महीने में 20 दिन बैठी ही रहती थी। महीना खत्म होने वाला था और मुझे घर का किराया भी देना था। खैर मैंने दिल पर पत्थर रखकर दोबारा उसके साथ उसके घर चली गई। उसकी पत्नी को देखकर मेरी सांसें रुकने लगी थी और मैं सोचने लगी थी, आखिर भगवान ने इस औरत को इस तरह क्यों बनाया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। नाप लेते वक्त उसे बदबू से मेरा दिमाग घूम रहा था। आखिर यह आदमी उसके साथ कैसे रहता है, यह सोचने पर मजबूर हो गई थी। मैं जल्दी से नाप लिया, उसके घर से निकलकर तेजी के साथ अपने घर चली आई, और मैं ज्यादा देर वहां पर रुक नहीं सकी। ऐसे सूट उसने सिलाई करने को कहा था, उसी तरह का सूट मैंने उसे सिलाई करके दे दिया। उस तरह का सूट बनाने में मुझे पूरे एक हफ्ता का वक्त लगा था। एक हफ्ते के बाद शाम को वह आदमी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दूसरा सूट सिलाई करवाने को कहा, और यह भी कहा कि दोबारा नाप ले लो। इस बार मैं खुशी खुशी चली गई, क्योंकि वह आदमी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार उसने मुझे डबल पैसे दिए। यूं उसके साथ काम करते करते 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफी संतुष्ट थी और अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, पर अचानक कभी कभी अपने पति का ख्याल आ जाता था, और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। हिंदुस्तान वापस जाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई जरिया ही नहीं था। मैं इस डर से बाहर ही नहीं निकलती थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़कर ना ले जाए। इसलिए मैं घर के बाहर सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई करती रहती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं उस आदमी की पत्नी का नाप लेने गई, मुझे हैरत इस बात की होती थी, वह आदमी मुझे हर सूट के लिए अलग अलग नाप लेने के लिए क्यों कहता था। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते वक्त मेरी नजर उसकी पत्नी की गर्दन पर पड़ी, और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उसकी पत्नी से पूछना चाहती थी, वह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसके गर्दन की चमड़ी चली हुई थी, जबकि बाकी जिस्म ठीक था। उसके गर्दन पर जले हुए मांस के लठुड़ा लटके हुए थे। समझ में नहीं आया। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वह मेरी तरफ पलटी और एक चीज मेरे हाथ में पकड़ा दी। वह बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई थी। तभी वह आदमी अंदर से आ गया और नाप लेते वक्त वहीं पर जमकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा हो गया था। उस वक्त मेरा दिल बहुत ही तेजी के साथ धड़क रहा था, मानो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। मैं नाप लेकर तेजी से वापस अपने घर चली आई, और घर आकर जब मैं उस कागज के टुकड़े को पढ़ा, मैं हैरान हो गई। उस कागज के टुकड़े में एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह नंबर किसका है, और आखिर उस औरत ने मुझे छुपे यह कागज का टुकड़ा क्यों दिया। मैं काफी देर सोच विचार करती रही, और फिर मैं अपने पड़ोसन दोस्त के घर चली गई।
वहां जाकर मैंने उसके फोन से उस नंबर को लगाया। फोन किसी मर्द ने उठाया तो मुझे इतना डर लगा कि मैंने झट फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से मुझे फोन किया। इस बार मैंने उठाया तो वो मुझसे कह रहा था, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे और जब मैं बाहर निकली तो वाकई बाहर भी एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। उसने मुझे देखकर कहा कि जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई, मैं हैरान रह गई थी। एजेंट था जो किसी मिशन पर था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। वह आदमी तो बहुत ही अच्छा इंसान था। लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे। पर यहाँ पर बात कुछ और ही थी। वह आदमी लड़कियों के जरिए स्मगलिंग करता था। वह जिस लड़की को अपनी पत्नी बताता था वह उसकी पत्नी नहीं होती थी, बल्कि खरीदी हुई लड़कियां होती थी। वह उन लड़कियों की गर्दन पर नकली मोटा मास्क बनाता था ताकि अंदर वह स्मगलिंग का सामान डाल सके, जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार अलग अलग लड़की होती थी। इस तरह वह तैयारियां करता था और वह इस तरह अलग अलग हिस्सों में स्मगलिंग करता था। वह औरत जिसने मुझे नंबर दिया वह भी एजेंट थी, जो मुश्किल से वहां तक पहुंची थी। उस एजेंट ने मुझे कहा, तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस यह करना है कि इस बार नाप लेने जाओगी तो उस लड़की को तुम्हें फोन देना होगा। मैं सुनकर डर गई। पहले मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा, पकड़ने में हमारी मदद करो, वरना वह ये खिलौना काम जारी रखेगा। वह एक एजेंट था इसलिए मदद मांग रहा था, क्योंकि इस आदमी के घर तक सिर्फ मैं ही पहुंच सकती थी। मैंने इस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैं अगली बार नाप लेने गई तो छुपकर अपने साथ फोन भी ले गई और वह फोन उस लड़के के हवाले कर दिया जिसकी मैं नाप ले रही थी। मैंने बड़ी सफाई से की थी। इस काम के बाद मुझे एजेंट ने सच में हिंदुस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया तब वह आदमी पकड़ा गया। आदर्श अंकल बीमार हो चुके थे। उन्हें मेरे पति ने मेरे मरने की खबर दी थी। हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर आदर्श अंकल रो पड़े और फिर सच्चाई सुनने के बाद उन्हें अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दिया करनी थी। मेरे पति को जब खबर मिली तो वो वापस आ गए, लेकिन अब यहाँ के मालकिन मैं थी। मेरे पति प्रॉपर्टी के लिए बहाना करके मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैं ऐसे आदमी पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने उससे तलाक ले लिया और वह खाली हाथ रह गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।